Good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Good evening guys, welcome to India's #1 education Wi-Fi study, changing the way of learning. Wi-Fi is now the part of Unacademy। मैं हूँ विवेक पांडे, स्वागत है आपका आरआरबी जेईई की क्लासेस में। आज का क्लास का सेशन रखा गया मॉक टेस्ट। जैसे आपको पता है लास्ट वीक हम लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, इस वीक भी उसका दूसरा पार्ट है, यानी आज है आपका लाइव मॉक टेस्ट का पार्ट 2। क्वेश्चंस आपके इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 हैं और नंबर ऑफ मार्क्स आपके 30 हैं। आपको चेक करना है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, अभी तक आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, यानी आपका कितने लेवल तक आपका प्रिपरेशन गया वो हम चेक करेंगे आज के टेस्ट में। अब मैं टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूं। सबसे पहले आपको नोट्सबुक निकाल लेना है, नोटबुक्स निकाल लेना है अपना, और अपने मार्किंग करनी है, और फाइनल में आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है अपने मार्क्स को। फिर हम उसके चैंपियंस का नाम हम यहाँ पर अनाउंसमेंट करेंगे। चैंपियन का जो नाम होगा वो हम यहाँ पे अनाउंस करेंगे कि कौन सा ऐसा चैंपियन जिसने हाईएस्ट मार्क गेन किया। जैसे लास्ट वीक में अच्छे बच्चों का आया था वहाँ पे मार्क्स, मैंने वहाँ पे नाम अनाउंस कर दिया था। तो आज के सेशन में आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, आपको एक नोट्स बनाना, 1 से लेकर 30 तक आपको यहाँ पे स्कोर शेयर करना। पहली बात ये, और दूसरी बात ये मैं बता देता हूँ कि कल जो क्लास हुई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसका पीडीएफ क्वेश्चन जो था वो वाईफाई के ऐप पे अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल। मैं बाद में बता दूंगा कि वाईफाई के ऐप डाउनलोड करो, कल का क्लास में चले जाओ 4 अप्रैल पे, और वहां पे कल का नोट्स आप डाउनलोड कर लो। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस वहां पे जो मैंने क्लास में करी थी वो सारा विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन वहां पे डाल दिया गया है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल हो गाइज। तो मैं ज़्यादा समय लेते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का मॉक टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहला सवाल मॉक टेस्ट का ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पहला सवाल है, इन बुलियन अलजेब्रा 1 + 1 बार into 0 + 0 बार इज इक्विवेलेंट टू। कहने का मतलब है कि 1 + 1 डॉट 0 + 0 बार, ये सारे ऑप्शन में से किसके इक्विवेलेंट है। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है गाइज। चलिए, तो पहला पॉइंट, सबसे पहले हमें यह जानना है इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये आप भी सॉल्व करो, मैं भी यहां पे सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले ये क्या है, तो आपको पता है ये डी मॉर्गन्स लॉ पे है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है आपको पता है। डी मॉर्गन लॉ मैंने पढ़ा दिया है पहले, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लासेस। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इसको हम सिंप्लीफाइज करते हैं तो इसका लाइन अगर ब्रेक कर देंगे तो साइन उसका चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स 1 × 1 आ जाएगा। फिर यहां डॉट, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो 0 + 1 यानी 0.1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 × 1 1 हमें मिलता है, और 0 × 1 हमें 0 मिलता है, और फाइनल 1 × 0 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमें 0 मिलता है। यानी ये क्वेश्चन मेरा बेस्ड था डी मॉर्गन्स लॉ पे। अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते। डी मॉर्गन लॉ कहता क्या है, अगर 1 + 1 है, ये बार है, इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर इसके बार को हटाएंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। रूल लॉ कहता है चेंज द लाइन ब्रेक द साइन। तो ये क्वेश्चन आपका किस पे अवेलेबल बेस्ड था, तो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ पे बेस्ड था। यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा सही आंसर आने वाला है, तो बेटा सही आंसर मेरा हो गया 1.0, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, बेस्ड था डी मॉर्गन्स लॉ पे। आगे बढ़ते हैं ना क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पूछा गया है द वैल्यू ऑफ बाइनरी फॉर 1 इज इक्विवेलेंट टू, यानी 4 बाइनरी वैल्यू दिया है मेरा, क्या दिया हुआ है 1 1 1 और 1। ये आप भी सॉल्व करें और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे, तब तक मैं इसका सॉल्व कर देता हूं आपको। क्वेश्चन ये पूछा है 1 1 1 1, ये इस सारे ऑप्शन में से किसके इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहला बात है कि ये मेरा बाइनरी नंबर है, हम इसका डेसिमल वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं, तो ये फाइनल वैल्यू मेरे को आ जाएगा। देखते हैं ये किसके बराबर आ रहा है ये बाइनरी वैल्यू। तो बाइनरी वैल्यू किसके बराबर आता है मेरा, अगर 1 1 1 1 है, मैंने रूल बता दिया फर्स्ट क्लास में, मैंने कन्वर्जन बताया था, फिर भी मैं यहां पे मैं बताता हूं 1 2 4 8, यानी ये बाइनरी वैल्यू किसका है, तो 15 के बराबर है 15। अब हमें ये देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 15 के इक्विवेलेंट आता है। अगर इसको हम चेक करते हैं तो 2 का पावर 3 2 4 8, ये 8 आता है, यानी ये नहीं होगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 पावर 3 8 और -1, यानी कि ये मेरा 7 आ रहा है। ठीक है, ये पूरा आपका 24 है, तो 24 तो है ही नहीं यहाँ पे। चलिए, तो 24 पूरा लिख दिया, तो ये तो हम सॉल्व ही नहीं करना, ये एक्चुअल पूरा 24 है। फाइनल 2 का पावर 4 -1, तो 2 का पावर 4 क्या होता है, तो 2 का पावर 4 होता है बेटा 16 होता है, और 16 में से आपको एक माइनस करना है, दैट मीन्स 15, यानी कि मेरा आंसर इसका क्या आ रहा है 15। अब हम चेक करते हैं कि ये बाइनरी किसके इक्विवेलेंट है। तो ये बाइनरी मैंने यहाँ पे इवेलुएट करा था, यहाँ 15 वैल्यू आई थी। अब यहाँ देखते हैं किसके बराबर है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी के बराबर है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। ये सारे 30 के 30 क्वेश्चन में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देख लेता है, यानी ऑप्शन नंबर ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। सही आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर गाइस। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ए बी सी डी में सही आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये वर्बली भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी बेसिक क्लियर नहीं होती। तो मैं यहाँ पे इवेल्युएट कर दिया, आप इसको समझ सकते हैं, ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो ये रहा स्क्रीन के सामने आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज GUI। क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडो GUI इंटरफेस होता है। GUI कहने का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए, दो ही तरह का इंटरफेस, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था आपको, 2 तरह का इंटरफेस होता है, एक CUI होता है और एक आपका GUI होता है। CUI का एग्जांपल आपका DOS होता है, और सेल प्रोग्रामिंग जो होती है वो उसका। बाकी जितने सारे हैं, जितने कलर इंटरफेस आते हैं जिसमें आइकन्स यूज किए जाते हैं, सिंपल सा GUI का है जिसमें हम आइकन यूज करते हैं, वो आपका GUI कहलाता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए GUI। यस, ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा, लाइनेक्स इज ए GUI। एग्जैक्टली, लिनक्स भी एग्जाम्पल है आपका GUI का, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। मोर देन 500 KB डेटा कैन बी स्टोर इन ए DVD। क्या एक DVD में 500 KB का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए DVD की कैपेसिटी कितनी होती है। तो मैं यहां बता देता हूं, DVD की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी होती है मिनिमम 4.7 GB से लेकर 17 GB के आसपास होता है, 17 GB के आसपास होता है। तो क्या कोई DVD में अगर इतनी कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी उसकी 4.7 GB होती है और मैक्सिमम कैपेसिटी 17 GB के आसपास, 17 GB, तो क्या 500 का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यस, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। क्यों, 500 इज स्मॉलर कंपेयर टू कैपेसिटी। अगर यहां CD लिखा होता या पेन, सॉरी, अगर यहां फ्लॉपी डिस्क लिखा होता तो हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी मात्र, मैं यहां बता देता हूं, वैसे CD की कैपेसिटी लगभग होती है आपके अप टू 700 MB, 700 MB के आसपास होती है। DVD है आपका, मैंने बता दिया। और अगर फ्लॉपी डिस्क कभी पूछ दिया तो याद रखिए, फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी 1.44 MB होती है।
तो कैपेसिटी अगर आपको याद है तो अब इसका आंसर दे सकते हैं, तो यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। अल्टरनेटिव फोर्थ नंबर ही आंसर हो गया बिना सॉल्व किए ही। क्यों? क्योंकि 3 सही हो गया तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ नंबर आपका सही आंसर हो जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका ये है, लेकिन स्टेटमेंट क्या कहता है वो एक बार हम देख लेते हैं। 1 TB फ्लैश ड्राइव दैट मीन्स एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कुछ भी हो सकता है, कैन स्टोर 2 मिलियन फाइल ऑफ इच साइज 1 MB। कहने का मतलब है क्या साइज तो सही है यहाँ, एक क्वेश्चन समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर मेरा छुपा होता है। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो क्वेश्चन मेरा ये पूछा जा रहा है कि 1 टेराबाइट फ्लैश ड्राइव कैन स्टोर 2 मिलियन फाइल इच ऑफ साइज 1 MB। 1 टेराबाइट 2 मिलियन फाइल स्टोर कर सकता? हाँ कर सकता है, यहां तक स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या उसका 1 MB साइज हो सकता है? तो जी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 MB का मतलब 1 मिलियन ही होता है। मैं यहां वैल्यू अगर आपको मैंने पहले कन्वर्जन में बताया था, मैं फिर भी यहां बता देता हूं। 1 मिलियन इक्वल टू होता है 1 MB। ठीक है, 1 मिलियन इक्वल टू 1 MB होता है। यहां चूंकि क्या पूछा? 2 मिलियन, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो, यानी आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा गया था विच वाज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट भी करने होंगे। सिंपल सी बात है, अगर 30 क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग 3:4 यानी लगभग 122 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो गाइस, तो पहला ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। क्योंकि ये पूछा जा रहा था कि 2 मिलियन स्टोर हो सकता है MB में, तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 मिलियन में 1 MB ही होता है। वैसे और याद रखिए, मैंने डिटेल बता देता हूं। अगर बिलियन दिया हुआ है, 1 बिलियन इक्वल टू 1 GB होता है। और अगर 1 ट्रिलियन लिखा रहे, मैं यहां लिख देता हूं, अगर 1 ट्रिलियन लिखा रहे तो 1 TB होता है। चलिए, 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1 TB, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये सारी चीजें यहां थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, कोई क्लियर नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका वैसे अभी जितना सारा मैंने क्वेश्चन किया सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन किया है। 3 भाग में मैंने क्वेश्चंस को बांटा है, प्रीवियस ईयर, मिड ईयर और उसके बाद एक्सपेक्टेड। चलिए, मिड क्लास प्रीवियस ईयर के भी ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? In a computer system, there are software and language at various level, like high-level language, machine-level language, compiler. Which of the following correct order to indicate represent from user to the computer? कहने का मतलब है कि अगर स्टेटमेंट पढ़िए आंसर आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर में पूछा जा रहा है कि अगर HL हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करता है, ML मशीन लैंग्वेज को, C कंपाइलर को, COM कंप्यूटर को और U यूजर को, तो सही क्रम क्या होगा कंप्यूटर को यूज करने का? सिंपल, द करेक्ट ऑर्डर इंडिकेट रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम यूजर टू द कंप्यूटर। यानी मेरे को अगर यूजर से कंप्यूटर में जाना है, क्लू दे दिया, यूजर टू कंप्यूटर जाना है, तो बेटा सबसे पहले यूजर है, ठीक है। तो यूजर सबसे पहले किसका यूज करता है? तो आपको पता है यूजर यूज करेगा हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली होता है। तो यूजर सबसे पहले यूज करेगा हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज द राइट। सेकंड, हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर क्या समझता है? तो कंप्यूटर आपका मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। लेकिन क्या ये डायरेक्ट समझ सकता है? जी नहीं समझ सकता है। बीच में हमें क्या देना होगा? तो बीच में हमें कंपाइलर देना होगा। चलिए, यानी कि यूजर सबसे पहले यूजर आएगा, वो इंटरेक्ट होगा हाई लेवल लैंग्वेज से। हाई लेवल लैंग्वेज में बता देता हूं, वैसे पहले मैंने बताया, अभी फिर बताता हूं। लैंग्वेज 2 तरह का हम लोग यूज करते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक आपका लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल यूजर फ्रेंडली होता है, हाई लेवल यूजर फ्रेंडली होता है और लो लेवल आपका मशीन फ्रेंडली होता है। चलिए, ऊपर दिख नहीं रहे, मैं नीचे कर देता हूं, ये मशीन फ्रेंडली होता है। चलिए, आपको पॉइंट याद रखना है, HLL के जितना भी हम लोग यूज करते हैं, C++, जावा, C++, जावा, C#,
शी हैश, ये सारे लैंग्वेज जितना यूज करते हैं, PHP यूज करते हैं, HTML यूज करते हैं, जितने ऐसा हाई लेवल के, ओनली असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज इज द नॉन एज द लो लेवल लैंग्वेज। चलिए, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि पहले मैंने यहाँ बता दिया है गाइस, आप प्रीवियस क्लास की वीडियोस वहां पे देख सकते हैं। तो इसका सही क्रम क्या होगा, यूजर, देन हाई लेवल, थर्ड कंपाइलर के पास जाएगा, फोर्थ फिर मशीन लेवल लैंग्वेज के पास जाएगा, और फिफ्थ आपका कंप्यूटर के पास जाएगा। अब देखते हैं ये ऑप्शन हमें कहां मिल रहा है। ये ऑप्शन जल्दी से बताइएगा, ये ऑप्शन कहां मिल रहा है हमें। यूजर सबसे पहले कंप्यूटर, वो हाई लेवल, फिर कंपाइलर, फिर मशीन लैंग्वेज, फिर कंप्यूटर। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमें, तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था। ये प्रीवियस ईयर 2014 का क्वेश्चन है, 2014 RRB जेई के सवाल थे ये रेड शिफ्ट की। उस समय रेड शिफ्ट, ग्रीन शिफ्ट, येलो शिफ्ट करके चलता था, तो ये था आपका रेड शिफ्ट का। चलिए, तो ये पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पे। इन एक्सप्रेशन ++1 इज इक्विवेलेंट इन C to ++1, ये किसके बराबर होगा, तो ++1 आपके इक्विवेलेंट है। चलिए, ये चूंकि इंक्रीमेंट वैल्यू यहां पर, तो ये दो वैल्यू इंक्रीमेंट का क्योंकि यहां पे स्पेसेस दिए गए हैं, यानी ये वैल्यू किसके बराबर हो सकता है, ये वैल्यू बराबर होगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर, यानी I = I+2 के इक्विवेलेंट है ये। चलिए, ये एक्सप्रेशन ये सी में एक बार पूछा भी गया था, ये भी प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर है। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल वैल्यू -15। -15 का टूज कॉम्प्लीमेंट इसमें से कौन सा होगा। चलिए, टूज कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइनल, लेकिन क्या दिया, साइन वैल्यू में दिया, यानी माइनस, यानी मेरे को सबसे पहले -15 का वैल्यू हमें को इवेल्युएट करना होगा। तरीका आपको पता है, एक बात समझिए, ये साइन मैग्नीट्यूड वैल्यू दिया हुआ, -15 यानी साइन वैल्यू दिया। आपको याद होना चाहिए कि -1 को रिप्रेजेंट करता है साइन में, और प्लस आपका 0 को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहां पे माइनस लिखा हुआ दैट मींस 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 है, तो वो आपको ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, पहले मैंने क्लासेस में बता दिया है। अब देख सकते हैं कन्वर्जन की। अब हम देखते हैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। लास्ट मॉक टेस्ट में भी एक कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चंस था गाइज, ये कॉम्प्लीमेंट्स के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आपको थोड़ा इसको अच्छे समझना होगा यहां पे। तो क्वेश्चन मेरा क्या पूछा है, -15, तो सबसे पहले 15 हम यहां पे इवेल्युएट करते हैं। अगर 15 का हम बाइनरी वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 1 2 4 8, दैट मीन 1 1 1 1, 1 2 3 4, ये इसकी बाइनरी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या होता है, खुद का इन्वर्ट हो जाता है, सारा क्या होता है, इन्वर्ट। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है, तो आपको याद रखना हो कि +0 को रिप्रेजेंट करता है और -1 को रिप्रेजेंट करता है। ये वैल्यू आप मेमोराइज कीजिएगा जब भी आपको टूज कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट। आप सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें इसका, तो कैसे क्या होता है वो मुझे आपको पता होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। वंस कॉम्प्लीमेंट खुद का वो इन्वर्ट हो जाता है, यानी आपका क्या होगा, 1 0 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा। यहां सारे 1 हैं, दैट मीन्स आंसर क्या आ रहा है मेरा, 0 0 0 और 0, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। चलिए, अब इसका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो टूज कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या कहता है कि वो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी इसमें हम 1 ऐड करेंगे, +1, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। 0 1 क्या होता है, 1 होता है। आपको एडिशन बता दिया, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। विजिबल नहीं, मैं ऊपर कर देता हूं आई थिंक।
चलिए गाइस, तो याद रखिएगा कि अभी मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आया था आंसर मेरा, वंस कॉम्प्लीमेंट मेरा 0 0 0 और 0, 4 टाइम 0 आया था क्योंकि इसका इन्वर्ट हमने किया था। ये वंस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, इसमें हम +1 कर देंगे। +1 के 0 1 क्या है था, बाइनरी रूल आपको पता है, 0 + 1 = 1 होता है। तो 0 + 1 1 हो गया, ये 0 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ये भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ये भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा। यानी कि 15 का यानी 15 का कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 0 0 0 1 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरा, -15 आया, तो माइनस के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिए यहां पे माइनस के लिए 1 देते हैं, यहां पे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 30 और 1। अब ऑप्शन हम चेक करते हैं कहां पे ये ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू याद रखना है, सबसे पहले मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, खुद का सारा रिवर्स हो जाता है। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला, ये उसका टूस कॉम्प्लीमेंट था, टूस कॉम्प्लीमेंट 1 ऐड करके करा था। आफ्टर दैट ये जो वैल्यू आई, चूंकि -15 आया था तो मैंने यहां पे माइनस के लिए 1 रिप्रेजेंट कर दिया। तो दैट मींस इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका, ये आना ही आना, इस टाइप के क्वेश्चन तो आना ही एग्जाम में। तो टूस कॉम्प्लीमेंट का याद रखिएगा, ये साइन मैग्नीट्यूड का भी दे सकता है या फिर इंडिपेंडेंट वैल्यू का भी दे सकता है, तो ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना होगा गाइस। चलिए, कोई डाउट नहीं, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है द एडिशन ऑफ 4 बिट टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर 1101 टूस कॉम्प्लीमेंट दिया है, दैट मींस साइन वैल्यू दिया होगा वहां पे। तो इनमें से कौन सा आंसर इसका होगा 7 का, ये आंसर हमसे ये पूछा गया है। चलिए, तो सबसे पहला देखते हैं वैल्यू क्या क्या दिया है मेरा, 1 1 0 1 दिया हुआ है, एक वैल्यू ये है, और दूसरी किससे ऐड करना है, तो दूसरा वैल्यू मेरा आ रहा है 0 1 0 0, यही दो वैल्यू है ना बेटा यहां पे, ये और ये वैल्यू। चलिए, 1 1 0 1 ये किसका है वैल्यू, तो सबसे पहले 1 तो साइन के लिए रहा होगा, ये अभी मैंने बताया था, चूंकि टूस कॉम्प्लीमेंट यहां पे लिखा हुआ है, और यहां 0 भी साइन के लिए रहा होगा क्योंकि टूस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले -1 है, तो 1 किसको, अभी मैंने बताया था 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सेकेंड, अभी मैंने बताया था 1 रिप्रेजेंट करता है प्लस को, तो ये क्या हो गया, प्लस, एक सेकेंड, हाँ अब आता है, अब आइए, ये 1 के लिए प्लस, यहां ये 1 है, तो 1 का दैट मींस क्या, सॉरी 1 का मतलब क्या था, माइनस था, अभी मैंने बताया था 1 का मतलब माइनस और 0 का मतलब प्लस। आप पहले लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैंने यहां पे लिखा दिया 1 का मतलब माइनस, 1 का मतलब माइनस, 0 का मतलब प्लस, वही चीज यहां भी होगा। चलिए, तो माइनस, और ये 101 का अगर डेसिमल वैल्यू निकालते क्या आता है, 1 2 4, यानी 4 और 1 एक 5 आ गया। चलिए, 4 और 1 5, और ये किसका वैल्यू आ रहा है, 0, यानी प्लस सिंबल यहां पर रहेगा ही, और ये 0 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 प्लस को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्लस प्लस क्या, तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, यानी कि क्या मामला आ रहा है मेरा, -5 और +4 आ रहा है। चलिए, -5 और +4 यानी कि -1 ही आएगा मेरा, यानी 1 मेरा किस में आ रहा है वो देख लो। अब इसमें सब में देखो कौन सा है जो 1 है, तो हाँ, अब सवाल ये पूछ रहा है कि ऑन फ्लो एक लिखा हुआ है, मैं इसे बाइनरी एडिशन से भी कर सकता था, लेकिन उतनी करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं से आंसर लेता हूं। क्यों, वैल्यू कम हो रहा है, तो सबसे पहले तो ओवरफ्लो नहीं होगा, यानी कि नो ओवरफ्लो होगा, क्लियर है, क्योंकि सिर्फ -1 की वैल्यू है, आंसर मेरा सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। 4 बिट में अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा इसको मैं, ये इसकी 4 बिट की वैल्यू आंसर हो गई, ओवरफ्लो नहीं होगा, 0 आपको यहां पे ओवरफ्लो का काम नहीं होगा। चलिए, तो आंसर मेरा क्या आ रहा है यहां पे, 1 विथ नो फ्लो होगा आंसर इसका। चलिए,
यानी इसका सही आंसर होगा 000 विथ नो ओवरफ्लो, यानी ऑप्शन तो यहाँ लिखा नहीं, A B C D, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, क्योंकि ये -1 की वैल्यू थी, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार देख सकते हैं फिर से इस कैलकुलेशन को आप यहां पे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एक सेकंड, हाँ ठीक था। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, एक सेकंड सर, आंसर साइज का कोई कंफ्यूजन है, मेरा -1 आ रहा है, तो -1 को अगर रिप्रेजेंट करना है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बस मेरे को लग रहा था थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 16,384 ब्लॉक, यानी 26384, कंटेंट 256 8-बिट वर्ड्स, यानी ब्लॉक टोटल कितने हैं? ऐसे जो ब्लॉक बने हुए हैं, ये ब्लॉक टोटल 16384 है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। और सब ब्लॉक की साइज कितनी है? तो साइज इसका 256 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इतने ब्लॉक बने और सब में साइज 256 8-बिट का। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एड्रेसिंग द मेन मेमोरी? कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? तो ये इसका एक तरीका याद रखिएगा। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी 2 के बेस में। तो 16384 किसका होता है? याद रखिएगा, ये 2 का पावर 14 होता है, ठीक है। और 256 की अगर मैं बात करूं तो ये 2 का पावर 8 होता है। यहां तक तो सबको याद ही रखता है। अब है कि कितने वैल्यू हो सकते हैं, अगर ये इवेल्युएट करना, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एड्रेसिंग ऑफ मेन मेमोरी, तो करना क्या है? 2 का पावर 14 इंटू 2 का पावर 8 ऐड कर दे, 14 और 8 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 का पावर 22 आएगा। हाँ 22 आ रहा है, यानी सही आंसर मेरा क्या होगा? हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एड्रेसिंग द मेन मेमोरी, तो आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर 22। तो जब भी ब्लॉक दिया रहे, ये ब्लॉक होता है और उसमें डेटा का साइज 256 बिट दिया हुआ था। चलिए, तो यही पूछा मेरे को कैसा इवैल्यूएट करना है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करके बेस को ऐड, आपको पता है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बेस मेरा एडिशन हो जाता है, तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 और 8 आपका 22 हो गया। ये भी आपका बहुत पहले का क्वेश्चन है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। आपको कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा जरूर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? Which of the following is not a primary component of a Linux system? इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी कंपोनेंट नहीं है Linux का? चलिए, तो इनमें से कौन सा कर्नल उसका होता है? चलिए, कर्नल होता है, सिंपल से बात है। लाइब्रेरी भी होती है यहाँ पे। कर्नल, इसका 3 ही कंपोनेंट याद रखिएगा, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर। लाइनेक्स के 3 ही कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आपका एक कर्नल होता है। कर्नल का काम क्या है बताए? कोर ऑफ द ओएस होता है। कोर ऑफ ओएस इसका काम होता है सारे मैनेजमेंट को। सिंपल सा बात है, कर्नल का यूज क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, सारे हार्डवेयर मैनेज करने का काम कर्नल ही करता है। दूसरा इसका याद रखिए, लाइनेक्स कंपोनेंट में यहां पे लिख देता हूं। इसके अलावा जो ऑप्शन में आएगा वो नहीं होगा आंसर। लाइनेक्स कंपोनेंट में कौन? पहला कर्नल आता है। दूसरा आपका सिस्टम लाइब्रेरी होती है। सिस्टम लाइब्रेरी भी इसके कंपोनेंट होते हैं। और तीसरा आपका होता है यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी वैसे होगा, मैं यहां काट देता हूं, सिस्टम यूटिलिटी होगा।
सिस्टम यूटिलिटी। ये तीन ही कंपोनेंट होते हैं। अब ऑप्शन में कौन है जो नहीं है, तो याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, सिस्टम लाइब्रेरी का काम क्या होता है? इट इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंक्शन थ्रू विच एप्लीकेशन कैन इंटरेक्ट विथ कर्नल। इसमें ऐसे कुछ फंक्शन होता है, आपने नाम सुना होगा, मैं एग्जांपल देता हूं लाइब्रेरी का फंक्शन। अगर मैं यहां पे बताऊं तो यहां पे सिंपल सा आपने सुना होगा प्रिंटएफ करना। ये सब जो फंक्शन है, फंक्शन को कर्नल से इंटरेक्ट करवाने का काम है। ये प्रिंटएफ हो गया, स्कैनएफ, ये सब, ये सारे ही सिस्टम लाइब्रेरी के पार्ट होते हैं। एग्जांपल प्रिंटएफ हो गया, स्कैनएफ हो गया, तो ये सारे यहाँ पे इसके लाइब्रेरी के कंपोनेंट होते हैं। तो इसको सिस्टम लाइब्रेरी का काम क्या होता है? इस फंक्शन को कर्नल से इंटरेक्शन का काम करवाता है। तो ये इसका डिटेलिंग हो गया गाइस, तो आपको याद रखना है। और सिंपल सा बात है कि यूटिलिटी का काम क्या होता है? यूटिलिटी का काम होता है विच परफॉर्म अ स्पेशल वर्क। स्पेशल वर्क कहने का मतलब है कि मेरे को रिबूट करना है, मेरे को रिस्टार्ट करना है, ये सब स्पेशल टास्क है नहीं, मेरे को क्लीन करना है, रिसाइकल करना है, डिफ्रेगमेंट करना है, तो ये सब स्पेशल टास्क जो होता है वो आपका परफॉर्म करता है सिस्टम यूटिलिटी। तो सबका काम याद रखिएगा, कर्नल कोर होता है, सिस्टम लाइब्रेरी इंटरेक्ट करवाता है फंक्शन को कर्नल से, और यूटिलिटी जो स्पेशल टास्क को परफॉर्म करता है। तो नाम याद रखिए, यही तीन है जो सिस्टम लाइनक्स के कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन? कर्नल, यानी ये होता है, सिस्टम लाइब्रेरी भी होता है, यूटिलिटी भी होता है। क्या नहीं होता है? तो ये आपका नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सब रूटीन्स नाम का चीज यहां पे कुछ नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर गाइस। तो ये आपको देखो क्या है, अगर वो याद है तो क्या नहीं है वो आप आंसर दे सकते हो। तो याद रखिए, लाइनक्स का सिस्टम सब रूटीन्स यहां पे नहीं होता है, वो प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ सिस्टम बस इन ए कंप्यूटर। सिस्टम बस इनमें से कौन सा है जो एक सिस्टम बस का पार्ट नहीं होता है? सबसे पहले बस क्या होता है आपको पता है? सेट ऑफ वायर जो हम लोग बोलते हैं, या पाथ बिटवीन कंपोनेंट। बस क्या होता है? बस पाथ बिटवीन कंपोनेंट, पाथ बिटवीन कंपोनेंट, पाथ बिटवीन कंपोनेंट होता है, वो आपका बस कहलाता है। तो सिंपल सा बात है, पाथ दैट मींस वायर, जो भी कंपोनेंट के बीच में वायर होता है, रैम हो गया, रैम और हार्ड डिस्क के बीच में वायर लगी होगी, या फिर प्रोसेसर के अंदर भी कंपोनेंट, प्रोसेसर है उसके अंदर भी बहुत सारे वायर होते हैं, तो ये सारे वायर को ही हम लोग बसेस बोलते हैं। तो कौन कौन सा बस होता है? एग्जैक्टली डेटा बस होता है, जो डेटा को ट्रेवल करवाता है। याद रखिएगा, डेटा बस होता है जो डेटा को ट्रेवल करवाता है, डेटा ट्रेवल करवाता है। कंट्रोल बस भी होता है, एड्रेस बस भी, एड्रेस बस होता है। एड्रेस बस का काम क्या करता है? जो एड्रेस को ट्रेवल करवाता है, जो एड्रेस ट्रेवल करवाता है। और कंट्रोल बस का काम याद रखिएगा, ये कभी पूछा भी जा सकता है, एक्सेस कंट्रोल, कंट्रोल बिटवीन डेटा एंड एड्रेस। चलिए तो याद रखिएगा, कंट्रोल बस का काम क्या होता है? जब डेटा और एड्रेस के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, उसके बीच को कंट्रोल करने का काम करता है डेटा बस। तो ये तीनों एक सेट टाइप ऑफ पाथ होता है। मैंने यहां लिखा है बसेस क्या होता है? पाथ बिटवीन कंपोनेंट। तो डेटा बस होता है जो डेटा को ट्रेवल करवाता है। सिंपल से बात समझिएगा, जो भी कंपोनेंट होता है, रैम हो गया, मैं देखो बसेस दो तरह का हम लोग बोल सकते हैं, एक इंटरनल बस है, एक एक्सटर्नल बसेस। इंटरनल बसेस जो प्रोसेसर के अंदर सारी हो रही है वो हम बोल सकते हैं, सॉरी, इंटरनल बसेस और एक्सटर्नल बसेस। जो मदरबोर्ड के बाहर है वो एक्सटर्नल बस है, मदरबोर्ड के अंदर है जो वो इंटरनल बस है, और जो सीपीयू के अंदर है उसे बोला जाता है सिस्टम बस। याद रखिएगा, जो सिस्टम सीपीयू के अंदर है उसे कहा जाता है सिस्टम बस, और उसी की कैटेगरी होती है डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और मेमोरी बस। मेमोरी बस कुछ नहीं होता है गाइस, मेमोरी बस नाम का कुछ नहीं होता, मेमोरी का ही काम यहां पे डेटा करता है। तो याद रखिएगा, इनमें से कौन सा वैलिड कैटेगरी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ये आपका वैलिड कैटेगरी नहीं है, मेमोरी बस नाम का कुछ नहीं होता। अब सबका वर्किंग याद समझ लीजिए, डेटा बस का काम क्या है? जो डेटा को ट्रेवल करवाएगा। आपका कंट्रोल बस का काम क्या है? जो एक्सेस कंट्रोल बिटवीन डेटा एंड एड्रेस करवाएगा। एड्रेस बस का काम क्या है? जो एड्रेस को ट्रेवल करवाएगा। यानी कि कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऐसा कोई सिस्टम बस में ऐसी
ऐसी कोई कैटेगरीज नहीं बांटी गई है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की और सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटा टाइप कैन बी रिटर्न बाय ए फंक्शन। इनमें से कौन सा है जो डेटा टाइप का यूज रिटर्न डेटा टाइप है? वाइड होता है ये, जो नन रिटर्न कर लिए किया जाता है। नन रिटर्न करने के लिए रिटर्न टाइप है। इंटीजर भी है जो इंटीजर रिटर्न करता है। ये भी होता है जो पॉइंटर रिटर्न करता है। ये मैंने पहले भी बताया है, हम लोग जब सी की क्लासेस कर रहे थे। तो नन रिटर्न के लिए हम लोग वाइड यूज करते हैं, इंटीजर रिटर्न करने के लिए इंटीजर यूज करते हैं, और वाइड पॉइंटर जो पॉइंटर यानी पैरामीटर के साथ चाहिए तो हम लोग ये पार्ट यूज करते हैं। यानी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑल आर द कैन बी रिटर्न टाइप। ये सारे रिटर्न टाइप है। वाइड होता है, इंटीजर होता है, वाइड पॉइंटर भी, इसे वाइड पॉइंटर भी हम बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो पॉइंटर को रिटर्न करने के लिए ये यूज करते हैं वाइड स्टार, और इंटीजर जो इंटीजर रिटर्न करता है नन रिटर्न करने के लिए हम लोग वाइड का सिर्फ यूज करते हैं। यानी ऑल इज द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव ऑल होगा, ऑल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वैसे ऑप्शन यहां से कट चुका है, फिर भी आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इन लाइनेक्स मैन कमांड आर यूज टू। मैंने लाइनेक्स का सारा एक बताता हूं, लाइनेक्स का मैंने सारा कमांड बता दिया है। आप 27 मार्च के क्लास में जाके सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। 27 मार्च का क्लास में मैंने पीडीएफ सारा दे दिया है लाइनेक्स का, जो मैंने उस दिन क्लास में करवाया था। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में अवेलेबल है। चलिए वहां वो सारा लिस्ट याद कर लीजिएगा, उसी से क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो इन लाइनेक्स मैन कमांड आर यूज टू क्रिएट मैनुअल पेज, डिलीट मैनुअल पेज, चेंज मैनुअल पेज या डिस्प्ले मैनुअल पेज। याद रखिएगा, इन MAN काम क्या होता है? इसको डिस्प्ले करने के लिए यूज कर। डिस्प्ले मैनुअल कमांड जो पेज होता है, डिस्प्ले मैनुअल कमांड पेज गाइज। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? मैन कमांड यूज करते हैं। ये मैंने सारा बता दिया। 27 मार्च की क्लास का पीडीएफ वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विच कमांड यूज टू सर्कुलेट बिटवीन टू डिफरेंट फाइल। सर्कुलेट पूछा, इनमें से कौन सा कमांड है जो दो फाइल के बीच में सर्कुलेट करवाएगा? सर्कुलेट मतलब मूवमेंट। फाइल 1 है और फाइल 2 है गाइस, तो इसको यहां चेंज करना है या फिर इसको इधर चेंज करना है, तो कौन सा काम करेगा? तो सिंपल सा याद रखिएगा, सबका यूज पहले आप सबका यूज आपको पता है, नहीं पता तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे सारा मैंने उस दिन की क्लास भी है, वीडियो देख लेना, उस दिन क्लास में मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था। चलो मैं यहां बताता हूं इसका काम क्या होता है। चेंज डायरेक्टरी का काम होता है इसका काम चेंज डायरेक्टरी होता है। mkdir न्यू डायरेक्टरी के लिए हम लोग यूज करते हैं, जब न्यू डायरेक्टरी बनाना होता है। लिस्टिंग करने के लिए यूज करते हैं, लिस्ट फाइल जब करना होता है या लिस्ट डायरेक्टरी करना होता है, ls का यूज करते हैं। अगर कॉन्कैटिनेट करना यानी कि जोड़ना होता है दो फाइल को, ऐड करना होता है दो फाइल को, कॉन्कैटिनेट करना होता है तो ऐड फाइल करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? कैट कमांड यूज करते हैं। यानी कि सर्कुलेट यानी मूवमेंट का काम कौन कर रहा है? तो सिंपल सा बात, सर्कुलेट दैट मीन चेंज करना। चेंज का काम कौन कर रहा है? तो cd कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए है सही। ऑप्शन क्या है? cd चेंज डायरेक्टरी। चलिए इज द राइट आंसर। चलिए सारे वही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है? अ क्यू इंप्लीमेंट यूजिंग एरे गेट फुल व्हेन। क्यू कब फुल कहलाएगा? जब क्यू का इंप्लीमेंट एरे में किया गया तो वो फुल किस कंडीशन में कहलाएगा? तो क्यू का कंडीशन आपको पता है, हम लोग क्यू किसे बोलते थे? क्यू यानी लाइन ऐसे होता था, एक क्यू होता था। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करते थे हम लोग। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करते थे। आपका एक फ्रंट होता था आपका, चलिए एक फ्रंट होता था आपका और एक रियर आपका होता था।
एक फ्रंट और एक आपका रियर होता था, आपको याद ही होगा। पहला पार्ट फ्रंट और सबसे अंतिम पार्ट वो रियर बोलते थे यहाँ पे, तो ये आपका फ्रंट और रियर पार्ट हो गया। तो पहला सवाल ये फॉर्मूला है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। वैसे हम लोग ये पहले क्लास में मैंने बता दिया, आप लिंक लिस्ट की क्लासेस देख सकते हो, क्यूज की क्लासेस देख सकती हो जब हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था गाइस। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है कि रियर इक्वल टू मैक्सिमम साइज -1 होगा, या फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 होगा, या रियर इक्वल टू फ्रंट -1 होगा। तो सबसे पहले फीफो का कॉन्सेप्ट है, तो फीफो का कॉन्सेप्ट पहले रियर है आपका। चलिए ये रियर है, तो रियर फुल कब कहलाएगा, जब रियर इक्वल टू मैक्सिमम साइज, रियर इक्वल टू फ्रंट -1। जी नहीं, फुल वो नहीं हो सकता है, सिंपल सा बात है। अगर यहां पे 10, चलिए तो क्या हो सकता है इसका हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। यहां पर फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 यानी 1 इक्वल टू 1 + 2 फुल बताएगा, नहीं बताएगा। चलिए अब रियर इक्वल टू रियर, दैट मीन्स 5 इक्वल टू 1 - 1 0 नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। यानी रियर इक्वल टू फ्रंट, ये दोनों सेम होगा तब फुल होगा, जी नहीं होगा वैसा। तब क्या कंडीशन बन सकता है, एक ही बन सकता है, रियर इक्वल टू मैक्सिमम साइज -1, यानी रियर का वैल्यू जो मैक्सिमम साइज होगा इसका, मान लीजिए उसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उससे एक माइनस जो होगा, यानी कि फोर्थ वाली जो वैल्यू होगी वही सबसे फुल यहाँ पे बताएगा। तो वैल्यू याद रखिएगा कि एरे में जब इंप्लीमेंट करते हैं तो कौन सा, कब वो फुल कहलाएगा, वो फुल तब कहलाएगा जब रियर इक्वल टू मैक्सिमम साइज 1 होगा। इसका एलिब्रेट अगर आपको देखना है तो प्रीवियस आप देख सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर मैंने एलिब्रेट करके वहां पे बता दिया है कि ये कैसे एक्चुअली काम करता है। चलिए तो कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था क्यू का इंप्लीमेंट अगर एरे में करते हैं वो कब फुल कहलाएगा, तो फुल तभी होगा। ये याद भी रख सकते हैं, रियर इक्वल टू मैक्सिमम साइज -1 जब होगा तब ये फुल कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिन द स्पेसिफिकेशन टू इंश्योर दैट ऑल सिस्टम रिक्वायरमेंट आर एरर फ्री। क्वेश्चन ये पूछा गया हमसे। चलिए क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिन द स्पेसिफिकेशन इंश्योर दैट ऑल सिस्टम रिक्वायर्ड आर एरर फ्री। इनमें से कौन सा फेज, ये प्रीवियस 2 ही क्लास में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में ही मैंने सारा बताया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लास आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने इसका पूरा डिटेलिंग वहां पे बताया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लास में मैंने बता दिया, पूछ रहा है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा फेज है जो हमें यह बताएगा कि रिक्वायरमेंट फेज आर एरर फ्री, जिसमें रिक्वायरमेंट के फेज में कोई एरर नहीं है। हम चेक करते हैं, नाम से ही पता चल जाएगा। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जी नहीं, स्पेसिफिकेशन में सिर्फ हम स्पेसिफाई करते हैं हमें क्या क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, एग्जैक्टली जब हम वैलिडेशन, दैट मीन उसके वैलिडेशन का मतलब ये होता है चेकिंग करना। तो जो रिक्वायरमेंट जब वैलिडेशन करते हैं तब हमें पता चलता है इसमें एरर है या नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कल की क्लासेस या लास्ट 3 डेज से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लासेस है उसमें मैं पूरा डिटेल बताया था। तो वैलिडेशन का मतलब ये होता है चेकिंग करना, और चेक करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं गाइस। तो एरर चेक करने का काम किस में हो सकता है, तो वैलिडेशन में ही हो सकता है। सिंपल सी बात है। अगर क्रिएट करना होता तो स्पेसिफिकेशन में आते, डेटा स्पेसिफिकेशन और डेटा वैलिडेशन नाम का चीज यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूछा गया है, रिक्वायरमेंट पूछा गया, इसलिए डेटा की यहाँ तो यूज ही नहीं पड़ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन बी है जो सही आंसर होगा, जो चेक करने के लिए यूज किया जाता है। सॉरी, ऑप्शन बी। कोई कंफ्यूज मत हो जाए, वैलिडेशन लिखा है, वैलिडेशन का मतलब ये होता है चेकिंग करना। क्या चेक करेगा, तो एरर चेक करेगा। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहाँ चेक होगा, तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन फेज में चेक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट फेज। क्वेश्चन नंबर 16। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कैन बी अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम किस पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले बाइनरी सर्च क्या है वो आपको समझना होगा। आप डेटा स्ट्रक्चर का क्लास देख सकते हो, मैंने बाइनरी सर्च वहां पे पूरा पढ़ाया था, तो फिर भी मैं यहां बताता हूं बाइनरी सर्च एक्चुअली होता है क्या। इट इज नॉन एज अ हाफ इंटरवल, इट वर्क्स विद अ सॉर्टेड लिस्ट। कहने का मतलब है कि बाइनरी सर्च क्या काम करता है, तो हाफ इंटरवल पे काम करता है, हाफ इंटरवल पे काम करता है। इसका तरीका क्या होता है, तो मिड वैल्यू को ये कंपेयर करता है, मिड वैल्यू को ये कंपेयर करता है गाइस, ये कंपेयरिंग करके काम करता है। तो ये कंपेयर का काम अब देखते हैं कौन कौन हो सकता है। तो सिंपल लिंक लिस्ट में भी वो काम होता है,
बाइनरी ट्री में भी कंपेयरिंग का काम होता है, सॉर्टेड लीनियर एरे में भी कंपेयर का काम हम कर सकते हैं। तो सिर्फ किस में नहीं, सॉर्टेड लिखा हुआ है ना, सॉर्टेड, इसीलिए एरे रहता तो नहीं होता, सिर्फ एरे रहता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन लिखा हुआ है सॉर्टेड लीनियर एरे, तो इसमें भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग किस में पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ पॉइंटर एरे में पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, चूंकि पूछा है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम क्या होता है, जो हाफ इंटरवल मैग्नीज्म पे काम करता है, और कैसे काम करता है ये, तो मिड वैल्यू को कंपेयर करता है। तो कंपेयर कीवर्ड हमें पता होना चाहिए, बाइनरी सर्च होता है क्या, कंपेयरिंग का फंडा यहाँ पे। तो कंपेयर कौन कौन करता है, लिंक लिस्ट पे सॉर्टेड, चूंकि सॉर्टेड लिखे हुए सारे, तो ये कंपेयरिंग का काम करेगा गाइज। तो कौन कंपेयर नहीं कर सकता है, तो पॉइंटर है जो ये फिक्स वैल्यू पे काम करता है। पॉइंटर मैंने बताया भी था, जो फिक्स एड्रेस, जो एड्रेस स्टोर करता था, ये फिक्स वैल्यू पे है। तो ये यहाँ पे कंपेयरिंग का काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिड वैल्यू नहीं निकल सकता है, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following operator can be used to decrease the value of variable x by 1? इनमें से कौन सा है जो ये बता रहा है कि वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग का पार्ट हमें कौन बता रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू -x और -1। तो अगर इसे हम इवेल्युएट करेंगे तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी कि पहले 4 है, फिर 3 आना चाहिए, फिर 2 और फिर 1 आना चाहिए, ऐसे काम। लेकिन अगर ये फॉर्मूला अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो 4 4 -1, या ये जब भी करेंगे, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन का हम यूज करते हैं तो हमेशा मेरे को नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ही मेरा नेगेटिव में आएगा। यानी ये डिक्रीज नहीं कर रहा, रिजल्ट ही नेगेटिव में दे रहा। लेकिन वैसा यहां बोला नहीं है कि नेगेटिव, हमें डिक्रीजिंग वैल्यू चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका कट गया। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, x इक्वल टू माइनस प्लस इक्वल टू एक्स। माइनस प्लस ये लिखने का तरीका ही गलत है, माइनस प्लस 2 ऑपरेटर एक साथ लिख दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो ये भी -x और डिक्रीज कर रहा है। तो हाँ चलिए, ये सही जा रहा था एकदम। आप देखो यहाँ पे लेकिन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ये दे दिया है। दैट मीन्स इसका भी जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ये भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। यानी आउटपुट इसका क्या हो सकता है, तो आपका नेगेटिव ही होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या रहता है, तो डी ही आपका आंसर हो जाता है। अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं डी का वैल्यू, तो कैसे इसको हम लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी मैं पहले आंसर लिख देता हूं, क्योंकि हम 2 पहले एलिमिनेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब अगर इसे मैं एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करूंगा तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, x इक्वल टू, एक सेकंड मैं इसे क्लियर करके लिख देता हूं। वैसे मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता ही देता हूं यहां पे। यहां पे मैं लिख देता हूं x इक्वल टू x प्लस -1। इसको अगर हम एलिब्रेट करेंगे तो इससे हम लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू x -1 आ रहा है, और x इक्वल टू x -1 क्या हो गया, ये भी डिक्रीज वैल्यू ही बता रहा है। ये आपका बूलियन अलजेब्रा आप देख सकते हैं क्लास, वहां पे एक तरह के क्वेश्चन शायद किए होंगे, नहीं किए होंगे कोई बात नहीं, फिर हम दूसरे सेशन में करेंगे। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डिक्रीजिंग वैल्यू पूछ रहा है। सब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप काम कर सकते हो। इस ऑप्शन से क्या रहा था, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही दे रहा था, ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था। इस ऑप्शन से क्या हो रहा था, तो इस ऑप्शन में देखो ऑपरेटर ही गलत लिखा हुआ था, ये भी आपका नेगेटिव रिजल्ट था। अल्टीमेटम ऑप्शन नंबर डी ही हो रहा था, लेकिन कैसे हो रहा था मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि ये एक्चुअली हो कैसे रहा था। एक्स, हम इस चीज को लिख सकते हैं x इक्वल टू x प्लस -1। इसको अगर डिकम्पोज करेंगे तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज वैल्यू आपको दे रहा है यहाँ पे। चलिए गाइस, इन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगर क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं तो सी लैंग्वेज ये क्या है, तो आपको याद होना चाहिए ये एंड है, ये एंड है और ये आपका और है। चलिए, तो पूछा यह जा रहा है कि एंड और ऑपरेटर का काम क्या होता है, कंपेयर टू न्यूमरिक वैल्यू, कंपेयर टू न्यूमरिक वैल्यू, कंबाइन टू न्यूमरिक वैल्यू, या कंपेयर टू बुलियन वैल्यू, या कंबाइन टू बुलियन वैल्यू। तो बेटा आपको यह चीज तो पता था, मैंने यहां पे बताया भी था आपको। चलिए,
एंड अगर ऑपरेशन हम लोग क्या करते थे, ये सिंपल सा बात है, ये कंपेयर करता था ए और बी, यानी दो हम इनपुट लेते थे ए और बी, उसका अगर मैंने एंड निकाला 0 1 0, तो ये एंड का ट्रूथ टेबल था। तो ट्रूथ टेबल से हमें क्या पता चल रहा है कि हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं। और कंपेयर किसका कर रहे हैं, तो बुलियन वैल्यू का ही कर रहे हैं। बुलियन वैल्यू हम लोग गेट पे यूज करते थे, इसका हम लोग गेट पे यहां पे यूज करते थे हम लोग। तो ये क्या हो गया, ये बुलियन वैल्यू को कंपेयर करता है। तो आंसर मेरा क्या हो गया, कंपेयर टू बुलियन वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी। ये एंड है और वो है, मैंने एंड का छोटा सा ट्रूथ टेबल भी बनाया, वैसे है तो बहुत बड़ा। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लास जब लॉजिक गेट मैंने पढ़ाया था, लॉजिक गेट में पूरा ट्रूथ टेबल मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सिंपल सा बात है, सी लैंग्वेज इसका यूज हम क्या करते हैं, तो कंपेयर करने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसको कंपेयर करता है, तो बुलियन वैल्यू को कंपेयर करता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका डन है। कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए कि सर मेरे को ये डाउट हो रहा है। तो आप अगर डाउट हो रहा है तो प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, लॉजिक गेट का वीडियोस आप वहां पे पड़ा हुआ है, आप देख प्लेलिस्ट में चले जाओ कंप्यूटर साइंस का, आपको प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं वहां पे गाइज। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, हाँ, इन डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन इफ ईच सैंपल इज क्वार्टाइज इनटू पी लेबल, यानी कि हर डेटा को अगर एक लेबल दे दिया जाए क्यू लेबल, ठीक है, देन बिट रिक्वायर्ड रिप्रेजेंट इस सैंपल वैल्यू इज गिवन बाय। तो बिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा डिजिटल ट्रांसमिशन में, अगर एस क्वांटाइजेशन मैंने वहां पे पढ़ाया भी था अब कन्वर्जन का पार्ट में, और ये जा रहा हर लेबल को मैंने एक वैल्यू दे दिया पी, तो कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी सारे को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए, तो सिंपल सा बात है, ये फॉर्मूला है, वैसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी है, log 2p इसका सही आंसर। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक्चुअली ये वर्किंग कैसे करता है। अगर मैंने कर दिया log 2 है और p का वैल्यू मैंने 4 ले लिया, log 2 p का वैल्यू मैंने 4 ले लिया, ये अब क्या हो गया, log आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, यानी कि 2 बिट है और उसको हम 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ये हो गया, यानी कि 4 टाइप से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ऐसे ही। तो क्वांटाइजेशन क्या का वैल्यू मैंने क्या लिया था, क्यू का वैल्यू 4 लिया था, तो देखो 2 ही आ रहा ना, 1 2 3 और 4 ही वैल्यू आ रहा है यहां पर। चलिए, तो कहने का मतलब यही है, अगर मैंने Q का वैल्यू 8 ले लिया तो क्या हो सकता है, log 2 8, तो 8 में रिप्रेजेंट 3, हाँ चलिए, तो ये 3 बिट में रिप्रेजेंट करेगा log 2 Q का। ये कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर हम लिख सकते तो 8 को अगर लिखना चाहेंगे तो 3 बिट में, 0 0 0 0 0 1 ऐसे करके फाइनल जाएंगे तो 7 का रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 होता है, यानी कि ये 3 बिट में ही आंसर देगा। चलिए, बिल्कुल सही जा रहा है, यानी आंसर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। वैसे उतना डेप्थ आपसे पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन यहां पे कर दिया। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो यहां पे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज्ड फॉर डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, इनमें से कौन सा है जो डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं यहां पर FDM, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और ये हमेशा एनालॉग पे काम करता है चूंकि फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसी तरह WDM की बात करें, वेवलेंथ है यहां पे, तो वेवलेंथ भी बेटा आपका क्या काम करेगा, वेवलेंथ भी है, वो भी आपका एनालॉग पे ही काम करता है। चलिए, तो क्या रह गया, TDM है, यही है जो आपका डिजिटल पे काम करता है। चलिए, एग्जाम में क्या पूछा था डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के लिए, तो डिजिटल डेटा से TDM का यूज करते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन क्या होता है, टाइम डिवीजन
टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो याद रखिए कौन सा याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो एनालॉग्स का ट्रांसमिशन करता है, वेवलेंथ है W, दैट मीन्स वेवलेंथ, वो भी आपका एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन करता है, लेकिन सब TDM है वो आपका डिजिटल करता है। वैसे याद होगा कि TDM दो तरह का होता है, याद रखिएगा TDM दो तरह का, टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, एक सिंक्रोनस होता है और एक आपका असिंक्रोनस होता है। डिटेलिंग मैंने बता दिया है, आप देख सकते हैं कन्वर्जन का वीडियो। चलिए, तो ये था आपका डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। पूछा गया था एग्जाम में इनमें से कौन सा जो डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है, तो सही आंसर होगा आपका मेरा क्या, टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 की ओर आते हैं। Which of the following symbols is used in Linux to run a job in the background? इनमें से कौन सा सिंबल है जो यूनिक्स में यूज करता है जब बैकग्राउंड में कोई जॉब रन करता है? गाइस, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये सिंपल सा बात, आप जब भी देखते हैं स्क्रीन पे क्या पे स्क्रॉल करता रहता है, जब भी आप देखिए जैसे विंडोज पे ये कर्सर एलोकेट करता रहता है, वहां पे हमेशा ये सिंबल एलोकेट करता रहेगा। दैट मीन्स एंड ऑपरेशन जो है वो वहां पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंबल याद रखिएगा, टू रन अ जॉब कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंड वाली। चलिए आगे बढ़ते, ये ज़्यादा नहीं याद रखना था, सिर्फ अगर आपने कोडिंग की होगी यूनिक्स में देखिएगा ये सिंबल हमेशा वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इनमें से किसका सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ये पॉइंट आपको जानना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले किसका क्या वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी का पूरा चार्ट मैंने बताया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, उसके बाद हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे। चलिए, आप भी बता सकते हो, आपको मैंने पहले भी बताया है ये चीज़, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं यहाँ पे। चलिए, कोई आंसर नहीं आया, चलिए मैं बता देता हूं। बबल शॉट का कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, बिग O n स्क्वायर। मर्ज शॉट का होता है बिग O n log n। ये वैल्यू याद रखना होगा बेटा, ये वैल्यू याद रखना होगा। इसका भी कितना होता है, तो बिग O n स्क्वायर। सिलेक्शन शॉट का भी होता है बिग O n स्क्वायर। ये इसका लोवेस्ट वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मैंने चार्ट भी बता दिया था जब डीएस हम लोग पढ़े। तो सबसे मिनिमम किसका है, तो सिंपल सा बात है, सबसे कम कौन सा है, तो मर्ज शॉट का सबसे कम है, n log n है, सबसे कम वैल्यू इसी का आता है। वैल्यू पुट करके आप देख लो, सबसे कम किसका आ सकता है, तो इसी का आ सकता है। तो यानी आपका मर्ज शॉट का सबसे कम हो गया। चलिए, तो सबसे कम पूछा क्या गया था, वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए, तो सबसे मिनिमम किसका होता है, तो मर्ज शॉट का होता है। दो होता है बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वॉच टाइम यानी सबसे जो ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो सबसे ज़्यादा आपका मर्ज शॉट पे यहाँ पे ले सकता है। सबसे कम किसका होता है, तो मर्ज शॉट के सबसे कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। Which of the following is critical element of software quality assure and represent the ultimate review of a specification, design, code and generation? Requirement, testing, डिज़ाइन या कोडिंग, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो क्वालिटी और अल्टीमेट रिव्यू, सिंपल सा बात यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू ऑफ द स्पेसिफिकेशन। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का चैप्टर है, कल ही मैंने पढ़ाया था। अगर रिव्यू में को चेक करना है तो किस फेज में करेंगे, रिव्यू ऑफ स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड कोडिंग। तो सिंपल सा बात है, रिव्यू अगर मेरे को चेक करना है किसी भी का, अगर रिव्यू में को जानना है तो वो हमेशा किस में जाना जा सकता है, तो टेस्टिंग फेज में जाना जा सकता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था, कल का क्लास आप देख सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 4 लेक्चर का वीडियो है, आप वहाँ पे देख सकते हो। टेस्टिंग के बारे में डिटेल मैंने वहाँ पे बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू सेपरेट इथरनेट इनटू एक्सटेंड इथरनेट। दो अलग अलग इथरनेट कहने का क्वेश्चन पहले एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू सेपरेट इथरनेट इनटू
एक्सटेंड ईथरनेट। इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसका काम होता है दो सेपरेट ईथरनेट, कहने का मतलब है लैन, दो लैन को जोड़ के एक बड़ा लैन हम बना सकते हैं। दो लैन को जोड़ के एक लैन का लेंथ एक्सटेंड करना है, मतलब यानी ये दोनों को लैन और लैन को जोड़ना है। तो कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे हम लोग? सिंपल सा बात है, राउटर का काम क्या होता है, तो आपको अगर नहीं याद है तो आप देख सकते हैं नेटवर्किंग का वीडियो। राउटर का काम है दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ता है, यानी अगर लैन को और वैन को जोड़ना है तो हम राउटर का यूज़ करेंगे। लैन और वैन को अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। हब का काम क्या है, तो हब का काम सिंपल सा बात क्या होता है, हब का काम होता है सिर्फ एक लैन को अगर जोड़ना है, एक ही लैन के सारे डिवाइस को कनेक्ट करना, वी यूज़ हब। ब्रिज का काम क्या है, तो ब्रिज ही एक ऐसा डिवाइस है जो दो लैन को कनेक्ट कर सकता है। चलिए आप डेफिनेशन देख सकते हैं, नेटवर्किंग का वीडियो आप देख सक लीजिएगा जाके, नेटवर्किंग का वीडियो जब वहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस मैंने बताया था। नेटवर्किंग डिवाइस का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। मॉडेम का काम है सिग्नल कन्वर्जन के लिए। आंसर मेरे को डायरेक्ट मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काम क्या बोला, दो इथरनेट को जोड़ना था। इथरनेट दैट मीन्स लैन को जोड़ना था, तो दो लैन किस में जोड़ा जा सकता है, तो वो ब्रिज में ही संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइफ साइकिल, इनमें से कौन सा लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है? कल ही पढ़ा है आपने सारा लाइव SDLC मॉडल, कल ही हमने डिस्कस किया था। SDLC मॉडल देख सकते हैं कौन कौन सा था, वहाँ पे वाटरफॉल होता ही है, स्पाइरल होता ही, प्रोटोटाइप एग्जैक्टली। तो आंसर मेरा क्या है, तो आंसर मेरा आ जाएगा कैपेबिलिटी मॉडल, ये नहीं आपका होता है। ये आपका नहीं होता कैपेबिलिटी। इसका काम क्या होता है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी लेवल पूरा इसका नाम होता है। वैसे CMM इसको हम बोलते हैं, CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी लेवल, ये है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी। इसका काम क्या है, ये लेवल को चेक करता है, ये लेवल इंक्रीजिंग लेवल को चेक कर, यानी कि जो सीरीज लेवल आप बोल सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो वो नीचे से ऊपर डेवलप हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, ये चेक करता है। तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल लेवल से, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, पूरा मैंने नाम यहाँ पे थोड़ा सा सुधार दिया, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज द राइट आंसर। क्यों कि ये कोई सॉफ्टवेयर मॉडल नहीं है, ये मैच्योरिटी मॉडल है जो लेवल को चेकआउट करता है गाइस। चलिए यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अ यूनिवर्सल गेट इन विच इज वन विच कैन बी यूज टू जनरेट एनी लॉजिकल फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है, तो आपको पता है दो ही यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल गेट दो ही है, एक नेंड होता है और एक नॉर होता है। यूनिवर्सल कहने का मतलब है इसे ब्रेक करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं। जैसे इसको अगर हम तोड़ दें तो इससे हम नोट बना सकते हैं और प्लस एंड बना सकते हैं, और इसको हम ब्रेक करके हम यहाँ पे नॉट क्लियर कर सकते हैं और प्लस और कर सकते हैं। दैट मीन्स ये सारे तीन ही लॉजिक गेट होता है, तीनों गेट को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ यूनिवर्सल गेट। तो इनमें से कौन सा यूनिवर्सल है, और एंड जॉर या नेंड है। ये याद रखिए कि ये एक्सक्लूसिव गेट होता है, ये एक्सक्लूसिव गेट होता है। जॉर और एक्सोनॉर ये आपका एक्सक्लूसिव होता है, यूनिवर्सल आपका नेंड होता है। चलिए तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान था यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हाउ मेनी ट्रूथ टेबल एंट्रीज आर नेसेसरी फॉर 4 इनपुट सर्किट। कितने ट्रूथ टेबल की जरूरत पड़ेगी अगर हम लोग 4 इनपुट सर्किट लेंगे, यानी 4 इनपुट सर्किट अगर हमको लेना है तो कितने ट्रूथ टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सा बात है, 2 का पावर 4 कर देते हैं, कितना आता है, 2 का पावर 4 होता है 16, यानी कितने ट्रूथ सर्किट की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे 16 सर्किट की जरूरत पड़ेगी। जो भी पूछा जाए 2 का पावर कर दिया, क्योंकि इनपुट तो 2 ही हो सकता है ना एक गेट में, 1 और 1, तो 4 है तो कितना, तो टोटल आपको ट्रूथ टेबल 16 बनाने पड़ेंगे उसमें, जब हम 4 इनपुट सर्किट हम यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो 2 का पावर 4 यानी 16 आंसर हो गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 28 की ओर जाते हैं। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन रेफर टू आईसीज विथ गेट्स ऑन द सेम चिप। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन ये थोड़ा बेसिक है, आप याद रखिएगा।
SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है, एक LSI होता है, MSI होता है, VLSI होता है और एक होता है VVLSI। और अभी मैंने स्मॉल तो लिख ही दिया। तो पूछा जा रहा है कि कितने गेट्स हो सकते हैं, तो स्मॉल है तो याद रखिएगा कि स्मॉल में होता है फ्यूअर देन 10, ये 10 हो सकता है यहाँ पर, फ्यूअर देन 10, 10 से कम होना चाहिए। और वही अगर LSI की बात करें, इसका होना चाहिए 10 से लेस होना चाहिए, लेस 10 होना चाहिए। चलिए, और अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल हो गया। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें कितना होना चाहिए, तो LSI में याद रखिएगा अबाउट 100 होना चाहिए, इसमें अबाउट 100 गेट के आसपास होना चाहिए। इसमें क्या हो चाहिए, 10 से ग्रेटर होना चाहिए मीडियम में। देखिए याद रखिएगा, इसमें 10 से लेस होना चाहिए, मीडियम में 10 से ग्रेटर होना चाहिए, लार्ज में 100 के आसपास होना चाहिए, इसमें 100 से ग्रेटर होना चाहिए, और इसमें लगभग, वैसे तो कंपोनेंट, इसमें टोटल कंपोनेंट याद रखिए VVLSI में 1.5 लाख के आसपास होता है, 1.5 लाख के आसपास, यानी लगभग 1000 हम बोल सकते हैं, 1000 लॉजिक गेट हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। चलिए, तो याद रखिएगा ये पॉइंट कि चूंकि SSL पूछा था तो SSL में 10 से कम होना चाहिए। अगर यही पूछता LSI तो हम लिखते हैं वो 100 के आसपास होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। अब जल्दी से हम सेशन को कंप्लीट करते हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वैल्यू याद है, SML, LSI और SSL। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हाउ मेनी टाइम्स फॉर द फॉलोइंग लूप इज एक्सिक्यूटेड फॉर लूपिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितने टाइम पे एग्जीक्यूट यहाँ पे करेगा, आपको ये यहाँ पे बताना है। I = 0, I <= 10, सॉरी I is less than 10 और I++। तो सिंपल सा बात है, I 0 से स्टार्ट करेगा और प्रिंट कब तक करेगा, जब तक 10 से छोटा ना, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक ही प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि 10 नहीं लेगा, क्योंकि I 10 से छोटा चाहिए। टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 1, 10 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल कितना बार लूप चलेगा, तो 10 टाइम लूपिंग चलेगा। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था गाइस। चलिए, अब आज के सेशन का सबसे अंतिम सवाल और सबसे आसान सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन है यूज फॉर द फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा इसमें प्रोटोकॉल है जो यूज किया जाता है। तो सबसे पहले फाइल ट्रांसफर, दैट मींस अपलोड एंड डाउनलोड। अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए कौन सा लूप हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो सिंपल सा बात है, नाम से ही पता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वैसे मैं सबके बारे में बता दूं, HTTP का काम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब पेज एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। SMTP का यूज होता है आपका मेल सेंड करने के लिए। इसका यूज क्या है, मेल सेंड करने के लिए। और इसका यूज होता है रिमोट लॉगिन करने के लिए। वैसे मैंने पूरा प्रोटोकॉल की क्लासेस करी है, आप वहां से जाके देख सकते हो, मैंने और भी प्रोटोकॉल्स वहां पे बताए हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स याद रखिए। HTTP का काम होता है वेब एक्सेस करने के लिए। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या पूछा, फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा यूज किया जाएगा, तो फाइल ट्रांसफर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में एग्जम्प्टेड थे और जो आने की पूरी संभावना, और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आपके स्कोर वहां पे कैसे हैं। आप अपनी तैयारी खुद जान सकते हैं। तो अब हम सेशन यहाँ एंड करते हैं। ये था आज टॉप 30। आप हमें बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा और अपना फीडबैक रिव्यू भी दें कि आपको और कैसे टाइप के वहाँ पे कंटेंट चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, हम क्लास खत्म करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और भी आपको कुछ कंटेंट चाहिए तो हमें बताएं, हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। और अब कल की ये सारे 30 के 30 क्वेश्चन आज ही के क्लास में आप PDF का डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा मैं बता देता हूँ एक बार, एक सेकेंड। ये जो टॉप 30 क्वेश्चन है PDF,
PDF आज की क्लास में, यानी डेट आपका है आज टुडे क्लास वाईफाई स्टडी के ऐप पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड, चलिए, तो ये आपको वहां पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।